हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपन ने सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे और सेलों के संयोजन में हमने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा उसको। फिर हमने उसमें कुछ बातें ये भी सीखी कि किस तरीके से अगर हम सेलों को विपरीत क्रम में जोड़ देते हैं तब हम उनमें विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं। हालांकि ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है विपरीत क्रम में जोड़ने वाला, ठीक है, ये आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ये मैंने पॉइंट जो है वो नीट जेई के व्यू के अकॉर्डिंग मैंने इसको समझाया हुआ है यहाँ पर। फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम कोई श्रेणी क्रम में संयोजित जो परिपथ होता है, जो सेल वाले जो ये ऐसे परिपथ होते हैं उनमें विद्युत धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, विभवांतर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम आज उसका नेक्स्ट पॉइंट, सेलो के संयोजन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेलो के संयोजन का नेक्स्ट पॉइंट है अब समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेलो का समांतर क्रम संयोजन। सेलो का समांतर क्रम संयोजन। संयोजन मैं साथ में इनके आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा। आपकी बुक में इनके कुछ मतलब इस पर न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखा था। उसमें जो प्रथम टर्मिनल होते हैं उन सबको हम एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने पास में जैसे एन सेल होंगे जिनके विद्युत वाहक बल है E1 E2, ये तो थ्योरी हम लिखते ही हैं। ठीक है, तो ये लिखनी भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपन क्या करते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि भाई क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं, माना कि एन सेल जिनके एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, E3 डॉट 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 En है तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है के सभी के सभी धनात्मक धनात्मक टर्मिनल को एक उभयनिष्ठ बिंदु से उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु से तथा सभी सभी ऋणात्मक सभी ऋणात्मक सभी ऋणात्मक टर्मिनल को सभी ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे, है ना, दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ देते हैं। दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ देते हैं। तो प्राप्त संयोजन समांतर, या यहाँ लिख लेना सेलो का, है ना, सेलो का। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ वापस से। यहाँ पर लिखना आपको सेलो का संयोजन, सेलो का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है।
सेलों का समांतर क्रम संयोजन ये कहलाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से इनको जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका अपन सर्किट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये नोट कर लेना, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। ये लीजिए, तो अपने पास में कुछ सेल है। ठीक है, ये प्रथम सेल, विद्युत वाहक बल है इसका E1, आंतरिक प्रतिरोध है इसका R1। ये द्वितीय सेल, विद्युत वाहक बल है E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। ये तृतीय सेल, विद्युत वाहक बल है E3। इस तरीके से आपको जोड़ना है। मैंने उसमें लिखा है कि सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल है ना, सब धनात्मक टर्मिनल को एक सिरे से मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ देना है। ये मान लेते हैं अपन n-वा सेल मानकर चलते हैं। ये है n-वा सेल, विद्युत वाहक बल है En, इस तरीके से ले लेते हैं। Rn इसका आंतरिक प्रतिरोध है। मान लेते हैं कि ये उभयनिष्ठ बिंदु है और ये कोई दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु है इधर साइड का। ये उभयनिष्ठ बिंदु है A और ये उभयनिष्ठ बिंदु है B। तो इनको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से वायर से, इस तरीके से, इस तरीके से इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इन सबको हमने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दिया इस तरीके से। अभी हमने ये जो संयोजन इस तरीके का प्राप्त किया है, इसी को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस A और B मतलब दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए इसके बारे में, तथा या यूँ लिखे, यदि दोनों उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु के मध्य कोई लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो बच्चों क्या होगा, लोड प्रतिरोध जोड़ने से परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जोड़ देते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और प्रत्येक सेल में ये विद्युत धारा भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर इनके विद्युत वाहक बल भिन्न है, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न है। तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा सेलों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः, तथा सेलों में प्रवाहित होने वाली एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर मुझे है ना, इस जगह एक सर्किट बनाना पड़ेगा, इस जगह है ना, लोड प्रतिरोध जोड़ दें, है ना, लोड प्रतिरोध अभी तक नहीं जोड़ा हमने। ठीक है, तो लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं एक बार पहले। तो ये हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध भी जोड़ दिया, कैपिटल R। ठीक है, ये लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा प्रत्येक तथा या सेलों में प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रमशः, कौन कौन सी होगी,
I1 होगी, दूसरे में I2, तीसरे में I3, इस तरीके से IN है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें एक कुल विद्युत धारा प्रवाहित हुई I, यहाँ से निर्गत हुई I। जैसे ये इस उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रवेश करती है, इसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित होगी, इसमें प्रवाहित होगी I2, इसमें प्रवाहित होगी I3 और यहाँ प्रवाहित होगी बच्चों IN। फिर इधर से निर्गत होगी I1, ये I2, I3 और IN, ये सब वापस से ऐड हो जाएगी और I के फॉर्म में, I के रूप में ये बाहर निकलेगी। ठीक है, और इस तरीके से एक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि अपन जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में कोई भी हो, बोले वो प्रतिरोधक हो, वो संधारित्र हो या कोई सेल हो, उन सब के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टा है या जो विभवांतर है वो समान होगा। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ पर मतलब ये एक सेल जुड़ा हुआ है, इसके मध्य टर्मिनल वोल्टा V है भाई। अगर इसके सिरों पर V उत्पन्न हुई है, टर्मिनल वोल्टा क्या उत्पन्न हुई है, V, तो ये सबके लिए समान ही रहेगी, क्योंकि ये देखो A और B के मध्य की टर्मिनल वोल्टा क्या है, V। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के टर्मिनल वोल्टा भी V रहेगी, यहाँ इसके लिए भी V रहेगी, इसके लिए भी क्या रहेगी, V। तो समांतर क्रम संयोजन में ये तो सेम रहेगी। इसमें क्या डिवाइड हो जाती है, धारा। श्रेणी क्रम में डिवाइड होता है विभवांतर, टर्मिनल वोल्टा। ये बातें मैंने संयोजन में बताई है, प्रतिरोधों के संयोजन में भी बताई है, संधारित्रों के संयोजन में भी मैंने बताई है। ठीक है, तो ये बातें हमने इसके बारे में जान ली और ये नोट भी कर ली। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, इस समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी, सेलों को विपरीत क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा। इस तरीके बहुत सारे प्रॉब्लम, वही सिचुएशन जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ी है, वो सब हम यहाँ पर धीरे धीरे आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने क्या चेक कर लिया कि भाई धारा क्रमशः I1, I2, I3 और IN है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, या अपन लिखेंगे तो सेल, प्रथम सेल में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए क्या, तो प्रथम सेल में, है ना, हर एक पॉइंट को स्टेप वाइज समझते हुए चलना है। प्रथम सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, और वो बच्चों क्या है, I1, क्या है, I1। और I1 इक्वल टू क्या होगी, तो I1 कैसे ज्ञात करें, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए भाई क्या होता है, विभवांतर टर्मिनल वोल्टा V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 लिखेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक V, क्योंकि टर्मिनल वोल्टा V है, यहाँ पर V1 मत कर देना। अब समांतर क्रम में V चलेगा सबके लिए, बस ये चेंज होंगे। इसमें I1 चाहिए बच्चों अपन को, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, है ना, जैसे ये I1 है तो I1 क्या लिखना चाहिए अब, E1 अपॉन R1, क्लियर, एंड माइनस V अपॉन R1। ये बात समझ में आई, ये कैसे आई, अगर नहीं आई है तो मैं वापस से इसको समझा देता हूँ पूरी डिटेल से, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आती है समझ में। तो I1 R1 को मैंने इसे लिख दिया और E1 माइनस V लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। अब बच्चों ये R1 इधर जाएगा तो दोनों से ही डिवाइड होगा, तो मैंने इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया, बस ये किया है। तो I1 क्या होगी बच्चों, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये प्रथम सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है I1। इसी तरीके से द्वितीय सेल में प्रवाहित विद्युत धारा I2,
और ये अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसी तरीके से तीसरे सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, और वो क्या होगी, I3 इक्वल टू होगी E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3। ओके, अब देखिए ऐसे ही अपन nवे सेल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए nवे सेल के लिए, nवे सेल में, ठीक है, तो nवे सेल में प्रवाहित विद्युत धारा IN हो जाएगी। IN इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, EN अपॉन RN माइनस V अपॉन RN। ठीक है, अब पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा को हम क्या लिखेंगे, अब I लिख देंगे। भाई परिपथ में कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन अप टू IN। क्लियर। I यहाँ पर क्या लिखनी चाहिए, अब ये ध्यान देने वाली बात है भाई, ये तो कुल धारा है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, E, है ना। तो यहाँ पर मुझे परिपथ का कुल तुल्य विद्युत वाहक बल लिखना होगा, E इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड डिवाइड में बताओ क्या आना चाहिए, R इक्विवेलेंट। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। एंड माइनस यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, V अपॉन यहाँ क्या लिखना चाहिए, R इक्विवेलेंट। ये बातें क्लियर हो गई होगी आपकी अच्छे से। ठीक है, इधर अब हम आगे चलते हैं। I1 का मान कितना है बच्चों, I1 का मान है E1 अपॉन R1, ठीक है, माइनस V अपॉन RN, फिर प्लस E2 अपॉन R2, फिर माइनस V अपॉन, सॉरी यहाँ पर है ना 1 होगा, मैंने मिस्टेक कर दी जगह, यहाँ पर है 1। ठीक है, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, है ना, यहाँ पर 1 करना है, ये ध्यान रखना है, प्लस E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3 एंड प्लस एंड सोन अप टू, यहाँ लिखेंगे EN अपॉन RN माइनस V अपॉन RN। ध्यानपूर्वक समझना है, ये वाला परिपथ का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2014 में या 13 का जो पेपर है उसमें देखना। ठीक है, ये जरूर आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही पहले वाला तरीका, ई वाले को एक साथ लिख देंगे, यहाँ पर वी है तो वी वाले को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, अब देखिए यहाँ चल रहा है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, है ना, प्लस E3 अपॉन R3 एंड सोन अप टू EN अपॉन RN। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस, फिर V कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में अब क्या चलेगा, ब्रैकेट में चलेगा यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, 1 अपॉन R3 एंड सोन अप टू 1 अपॉन RN। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए। यहां तक क्लियर हो गया।
अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ इनकी तुलना करवा लेनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ तुलना से, दोनों तरफ तुलना करने से, दोनों तरफ तुलना करने से, दोनों तरफ तुलना करवाते हैं तो इधर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट है और इधर ये वाला टर्म है, तो मैं इनको इक्वल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं लिखूंगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड प्लस सोन अप टू En अपॉन Rn। ये हमने लिख दिया। हमें क्या चाहिए, इसमें ई इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे। तो ये इधर आर इक्विवेलेंट होगा, ये इधर जाकर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ये क्या बना, ब्रैकेट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू En अपॉन Rn। ठीक है, और क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये अपना प्राप्त हो गया क्या, ई इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल भिन्न है, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न है। ये चेक कर लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान था। देख लीजिए, एक एक प्रोसेस को मैं वापस से क्लियर करवा रहा हूँ। धारा इनमें बट रही थी, तो धारा आपको अलग से निकाल लेनी है। ठीक है, तो प्रत्येक सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं ये मैंने निकाल कर बताया। जैसे V इक्वल टू अपन जानते हैं E माइनस आई आर होता है, तो पहले सेल के लिए E1 माइनस I1 R1 लिखेंगे। V इसमें समान चल रहा है, ये I1 चाहिए, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, माइनस हो गया, I1 था, R1 को इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, ये प्राप्त हो गया। तो जैसे I1 आया वैसे I2 आएगा फिर तो। ठीक है, तो वैसे लिख दिया, V सब में समान रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर, ये यहाँ तक हमने प्राप्त कर लिया। कौन डिवाइड हो रही है इसमें, कौन बट गई थी, धारा, तो धारा को कुल धारा लिखा मैंने इस तरीके से, फिर सबके मान लिख दिए। ये आई पूरे परिपथ के लिए, तो पूरी परिपथ के लिए मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना इन तरीके से, वैसे ही इसके लिए आई का मान लिखा मैंने, और सबको इस तरीके से लिखा और अरेंज कर दिया। ई वाले को एक साथ ले लिया, वी वाले को एक साथ ले लिया, कॉमन लेकर इसको इस तरीके से लिख दिए। अब हमने क्या किया, तुलना करवाई है। देखो यहाँ पर जैसे V है तो इधर वी आर वाला टर्म आ रहा है, इधर ई आर वाला टर्म है तो इधर ई आर टर्म, तो तुलना करवानी है, तो इसको इसके इक्वल कर दो। ठीक है, तो ये इसको इक्वल कर दिया तो इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया, ये वाला, ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब बच्चों क्या लिखना चाहिए, ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या चल रहा है, V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। इसमें V से V कॉमन हो गया है ना, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। तो ये अपने पास में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो गया। और अपन जानते हैं तुल्य प्रतिरोध का मान यही होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो फाइनल निष्कर्ष, जैसे उसमें लिखा हमने लास्ट वाले में, है ना, तो निष्कर्ष क्या है ये लिख दीजिए। निष्कर्ष क्या मिला हमें तुल्य विद्युत वाहक बल चाहिए था, तो हम लिखेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल प्रत्येक तुल्य विद्युत वाहक बल
का व्युत्क्रम, है ना, तुल्य विद्युत वाहक बल का व्युत्क्रम का, क्योंकि व्युत्क्रम था ना ये, तुल्य विद्युत वाहक बल का व्युत्क्रम प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये अपना फाइनल निष्कर्ष प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि जब आदर्श सेल हो, जैसे उसमें लिया था आदर्श सेल, आदर्श सेल का मतलब जानते हो, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान हो, आंतरिक प्रतिरोध समान हो, ठीक है। तो अब हम आदर्श मतलब महत्वपूर्ण बिंदु लेकर इसको पढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु में अपना पहला बिंदु क्या होगा, वही यदि सभी सेल आदर्श सेल हो, यदि सभी सेल आदर्श सेल हो, सभी सेल आदर्श सेल हो, मतलब E1 इक्वल हो E2 के, इक्वल हो E3 के, इक्वल हो ऐसे ही En के, और सब का मान E हो, मान लेते हैं अपन। इसी तरीके से R1 आंतरिक प्रतिरोध, R2 R3 ये सब इक्वल हो Rn के लिए, और सब का मान R हो, ठीक है। तो क्या करना है कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन जानते हैं इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है E1/R1 प्लस E2/R2 फिर ब्रैकेट इनटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक बार आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो वो क्या होगा, अपन जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, आप क्या लिखोगे 1/R प्लस 1/R, इस तरीके से लिखोगे अब सबके लिए, प्लस 1/R। ये कहाँ तक चलेगा, n तक, लेकिन n वाला भी सेम ही है, तो 1/R। तो ये संख्या में n है, संख्या में कितने n है, तो n गुना हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n/R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/n। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इनको अब डायरेक्टली फिजिक्स में ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कभी भी पूछ ले, नींद में भी पूछ ले, सपनों में भी पूछ ले ना, तब आपको बोल देना चाहिए R/n, समांतर क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम में NR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से तुल्य विद्युत वाहक बल, ठीक है, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल वो क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट इक्वल, क्या लिखना चाहिए बताओ यहाँ पर, E/R, सही बात है। फिर प्लस क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2, लिखना क्या चाहिए, E/R प्लस E/R प्लस E/R, फिर क्या था एंड में E/R, n तक है ये, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है, आर इक्विवेलेंट, सही है। तो इक्विवेलेंट इक्वल टू, है ना, ये ध्यान रखना कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा। पहले हमने इक्विवेलेंट प्राप्त किया, वो क्या था E1/R1 प्लस E2/R2 ये था, और इनटू क्या था आर इक्विवेलेंट। ये कितना हो गया, अब आप बता सकते हो ये टोटल कितना हो जाएगा, भाई ये n गुना हो जाएगा इसका E/R का। तो क्या लिखेंगे, NE/R इंटू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट का मान कितना है, R/n, R/n। तो n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बच्चों E इक्विवेलेंट इक्वल क्या आ गया, E आ गया।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट परिणाम है। देखो, समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं अपन, ऐसे एन सेल जुड़े हुए हैं और सबका विद्युत भागबल अगर समान हो, आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो तुल्य विद्युत भागबल वही एक सेल के बराबर है, ई ओनली। ये बात क्लियर होगी। इसका अपन उपयोग करेंगे मिश्रित संयोजन को समझने के लिए। आपको अगर ये बातें दिमाग में फिट कर लेना, इनको याद कर लेना अच्छे से, साथ में याद करते हुए चलो, ठीक है। नोट तो आप कर ही रहे हो, जितना चाहो उतना आप देख सकते हो वीडियोस को, ठीक है। कमेंट में डालो कि भाई सर यहाँ पर आप अगर कुछ मैं आकर बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, अच्छा समझा रहा हूँ, तो वो भी चीज़ आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके बिल्कुल 12वीं क्लास में हो, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का स्टूडेंट हो, ठीक है। गरीब बच्चे भी बहुत होते हैं जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शेयर करो अच्छे से, लिंक को शेयर करो, ठीक है। ये आपको करना चाहिए ज़रूर, अभी समय ऐसा चल रहा है, ठीक है। स्थिति किसी की भी अभी सही नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपना इसमें पॉइंट क्या होगा, विद्युत धारा प्राप्त करना। भाई परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई अपन जानते हैं बच्चों, याद रखो, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। क्या लिखते थे, ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, ये तो लिखते ही है ना अपन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें अपन एक पोर्शन तो ये ले लेते हैं, जब वो सेल आदर्श सेल नहीं हो तो इक्विवेलेंट बराबर क्या था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट अब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, इक्विवेलेंट वाला जो मान है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा इसको यहाँ तक रहने देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। यहाँ पर अपन वही ले लेते हैं आइडेंटिकल सेल वाला, मतलब आदर्श सेल वाला, ठीक है। आदर्श सेल वाला क्या है, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल क्या प्राप्त हुआ हमें, ई ओनली, और आर इक्विवेलेंट क्या था वो एन अपॉन सॉरी आर अपॉन एन, क्लियर यहाँ तक। आर इक्विवेलेंट क्या था, आर अपॉन एन था। ये मान हम यहाँ रख देंगे तो आई प्राप्त हो जाएगी, अतः आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एन। तो ये बनेगा क्या, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये प्राप्त होगा। एलसीएम लेकर आप इसको हल कर लेना, ये प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये प्राप्त हो गई हमें विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। अब समस्या कब आ सकती है, समस्या बच्चों तब आ सकती है जब सेल के टर्मिनल भिन्न भिन्न जुड़े हुए हो, मतलब विपरीत तरीके से अगर सेल के टर्मिनल जुड़े हुए होते हैं, तब बच्चों आपको यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सोल्व करना पड़ेगा कंप्लीटली उसको, ठीक है। जैसे श्रेणी क्रम में तो एक फॉर्मूला बन रहा था एन माइनस, क्योंकि यहाँ पर तो ई है, सेल खुद ई है, तुल्य विद्युत भागफल तो ई है, ठीक है। वहाँ पर एन सेल होते थे तो एन माइनस टू एक्स ऐसे हम वहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। भाई मान लो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न है, ठीक है, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। समान लेकर चलेंगे, असमान लेकर चलेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अपना थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, जब कोई सेल विपरीत क्रम में जुड़ा हो, जब कोई सेल विपरीत क्रम में जुड़ा हो, विपरीत क्रम में जुड़ा हो, ठीक है।
इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, एक परिपथ है, सेल लिया, आंतरिक प्रतिरोध है R1, इसका विद्युत वाहक बल है E1। एक दूसरा सेल है, ये है E2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2। और ऐसे ही एक तीसरा सेल लेते हैं, ठीक है, और इसका अपन चेंज कर देते हैं टर्मिनल, इसको यहाँ कर देते हैं, विपरीत क्रम करना है, एक को माइनस कर दिया, ये लीजिए। और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R3, तुल्य विद्युत वाहक बल है E3। और यहाँ इनके साथ में जोड़ दिया, चलो हमने जैसे एक लोड प्रतिरोध R, कैपिटल R, ठीक है। और ये सब को कॉमन कर दिया, ये लीजिए, सबको कॉमन कर दिया, क्लियर। ये बन गया अपना परिपथ। इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, तुल्य विद्युत वाहक बल, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको, क्या इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। इसमें पूछ सकते हैं आपको क्या, आर इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध के लिए, और टोटल भी पूछ सकते हैं, इस आर के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें पूछ सकते हैं आपको क्या, प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इनमें पूछा जा सकता है I1, I2, I3। तो I1, I2, I3 तो सिंपली इनको देख कर आप निकाल सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पूरी इसकी टर्मिनल वोल्टता यहाँ पर पूछी जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, टर्मिनल वोल्टता ये नहीं दी हुई है, I1, I2, I3 ये तभी निकाल पाओगे जब आपके पास में ये V हो। इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अपन आइडेंटिकल सेल के लिए भी इनको करेंगे। पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट निकालना। तो इक्विवेलेंट का आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 सेल है, ठीक है। लिखना चाहिए क्या यहाँ पर, ब्रैकेट E1 अपॉन R1, दोनों सेम जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो प्लस E2 अपॉन R2, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, माइनस E3 अपॉन R3 और इनटू R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए आपको R इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, और मैंने R इक्विवेलेंट भी पूछ लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर R इक्विवेलेंट की बात कर लेता हूँ। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो ये R इक्विवेलेंट का मान यहाँ लिख देंगे, जो भी आएगा, क्लियर है यहाँ तक। भाई R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आपको पूरा सोल्व करके, जो भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मान मैंने दिए नहीं है, तो ये इसको सोल्व करना बड़ा हो जाएगा। बस ये आपको इसका ध्यान रखना है, इस सूत्र से आप इसका R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। जब अपने पास में ये दोनों आ गए तो I निकालना तो बहुत आसान हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसका, भाई I तो बहुत आसान हो गया ना। I क्या है अपने पास में, इक्विवेलेंट है ना, क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, ये होता है। तो इक्विवेलेंट तो ऊपर से ये आ जाएगा, ये लिख देना यहाँ पर, R कैपिटल R कितना है वो लिखो, और स्मॉल r इक्विवेलेंट वो यहाँ से आएगा, ये लिख दीजिएगा आप, क्लियर यहाँ तक। जब I आ गई है ना, जब I प्राप्त हो गई तो फोर्थ क्वेश्चन जो V है वो प्राप्त हो जाएगा। भाई प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या होगी इसमें, टोटल I, क्लियर। तो I इंटू आर, V इक्वल क्या होगा, I इंटू आर होगा, ये बात क्लियर हो गई। जब ये I देखो, जब ये I इनमें प्रवाहित होगी तो इधर I3 चली गई, इधर I2 चली गई, इधर I1 चली गई, तो I1, I2, I3 भी ज्ञात कर सकते हो, जो मैंने अभी डेरिवेशन में सूत्र बताए थे, है ना, उस सूत्र का उपयोग करके, है ना। I1 इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, तो V यहाँ से आएगा, ठीक है। अपन एक अंक के क्वेश्चन लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, जब अपन आदर से लेकर इसको हल करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सको।
अब देखिए यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक सेल लिया, ठीक है, ये एक सेल लिया और इसका विद्युत वाहक बल है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध है इसका 1 ओम। फिर मैंने एक और जोड़ा, प्लस माइनस 1 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, एक और जोड़ दिया, ठीक है, 1 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, आदर्श सेल वाला ले लिया हमने। अब एक सेल और जोड़ा, विपरीत क्रम में जोड़ दिया, 1 वोल्ट, ये चेंज कर दिया ना इस जगह, बस यही तो अपन पढ़ रहे हैं, अपन को यही तो समझना है इनको कैसे सोल्व करते हैं। और एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया फाइनली, ये लोड प्रतिरोध जोड़ दिया यहाँ पर, ये मैंने जोड़ दिया 2 ओम का या 4 ओम का जोड़ देता हूँ, 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब अपना वही क्वेश्चन फिर से, पहला क्वेश्चन ई इक्विवेलेंट निकालिए, दूसरा आर इक्विवेलेंट निकालिए, तीसरा कुल धारा निकालिए, चौथा वी निकालिए, पांचवा I1, I2, I3, I4 निकालिए, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों समझने वाली बात क्या है, ये आर है अपना लोड प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होगी कुल धारा I, ये I, ये जब I यहाँ जाएगी तो ये I4 समझ लीजिए इसको, तो इसमें धारा प्रवेश करेगी क्या, I4, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या होगी I4। इसमें मान लो इसमें आ रही है क्या I3, इसमें है प्रवाहित कौन सी I2, इसमें है कौन सी I1, है ना, और ये कुछ इस तरीके से है ना, इसमें प्रवेश करेगी। तो ये ऐसा उल्टा क्रम है, इसमें ये सेल चार्ज हो रहा है, इसमें ये सब डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल धारा I प्रवाहित हो रही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट निकालना है पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट निकालना है इसका। देखो परिपथ देखने में कितना आपको ऐसे लग रहा होगा सर ये क्या परिपथ है, लेकिन बहुत आसान हो गया। इक्विवेलेंट याद रखो, फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ठीक है, माइनस एक को उल्टा जोड़ा है ना R4, और इनटू में क्या है R इक्विवेलेंट। तो कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट इक्वल टू बताओ, E1/R1 मतलब क्या है 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, सब में यही चलेगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1, फिर R इक्विवेलेंट, मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 1/1 1 प्लस 1/1 1, तो कितना आ गया 2, तो ये हो गया इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अब अपन एक काम करते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, अब इक्विवेलेंट। बहुत आसान है R इक्विवेलेंट निकालना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ये ध्यान रखना है। सेल टोटल कितने हैं, देखो ये 4 टाइम है, तो 4/1, तो R इक्विवेलेंट आएगा 1/4। R/n वाला सूत्र याद है, R/n, R क्या है 1, n संख्या कितनी है 4, तो 1/4 डायरेक्टली। तो R इक्विवेलेंट, यहाँ पर इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा फिर 2 इंटू R इक्विवेलेंट कितना आया 1/4, तो ये कितना आ गया यहाँ से 2, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आंसर हो जाएगा 0.5 वोल्ट। ये इसका आंसर हुआ 0.5 वोल्ट, देखो है ना। अब क्या करना है बच्चों, R इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, I चाहिए कुल धारा निकाल लो, बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न, I इक्वल टू
इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना आया, इक्विवेलेंट आया भैया 0.5। कैपिटल आर कितना लिया है अपन ने 4। आर इक्विवेलेंट कितना आया 1/4। सोल्व करो इसको अब। तो 0.5 अपॉन 4 चौक 16 प्लस 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो आई इक्वल ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर इंटू हो जाएगा तो 5 चौक 20 मतलब 2 हो जाएगा, पॉइंट है तो 2 अपॉन और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तो धारा कितनी प्रवाहित हुई टोटल 2/17 एम्पियर। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, पूरी टर्मिनल वोल्टेज V प्राप्त करना है ना, सब पर एक ही है V। तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू लोड प्रतिरोध R। I कितनी आई 2/17, R कितना 4, तो टर्मिनल वोल्टेज होगी 8/17 वोल्ट। ठीक है, जो कि इससे कम आनी चाहिए 0.5 से टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी। अब ये सब सेल पर टर्मिनल वोल्टेज, सभी सेल की टर्मिनल वोल्टेज यही रहेगी 8/17 वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन I1 निकालना है। जैसे मान लो एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, एक I4 निकालोगे तब उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब मतलब वो एक डिस्चार्ज हो रहा है एक चार्ज हो रहा है, तो उसमें अपन चार्जिंग की इक्वेशन लगाएंगे और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगाएंगे। तो I1 इक्वल टू, जैसे I1 है, ठीक है, इसमें ये सब I1 I2 I3 ये सब डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, सब में ये सेम ही प्रवाहित होगी, I1 में I2, क्योंकि सब में अपन क्या देख रहे हैं विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सेम है, तो इनमें सेम धारा प्रवाहित होने वाली है। तो I1 I2 I3 ये इक्वल होगी, इक्वल होगी तो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी E1/R1 माइनस V/R1 के। अब देख लो E1/R1 मतलब 1/1, V कितना है 8/17 अपॉन 1, तो 1 माइनस 8/17। ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित हुई 17 माइनस 8/17, तो ये कितनी होगी 9 आ जाना चाहिए, 9/17 एम्पियर। तीन सेल जो ऊपर वाले जुड़े हुए हैं, ये जो तीन सेल I1 I2 I3, इन तीनों में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी 9/17 एम्पियर। क्लियर हो गई बच्चों ये वाला पॉइंट भी। इसी तरीके से I4 निकालोगे, I4 अलग आएगी, I4 अलग होगी, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो, ये चार्ज हो रहा है सेल, ये सब डिस्चार्ज हो रहे हैं और ये चार्ज हो रहा है। I4 अलग आएगी। क्या लिखते हैं वहाँ पर E/R1 लिखते हैं, तो ये यहाँ पर अपन को क्या लिखना चाहिए माइनस, विपरीत धारा, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें डिस्चार्ज की इक्वेशन यूज करेंगे माइनस E4/R4। फिर क्या है ना, इसको इस तरीके से समझना, देखो आपको समझ में आए। डिस्चार्ज की इक्वेशन लगाओ यहाँ पर आप, डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या लगाओगे, एक मिनट, V इक्वल टू क्या होगा E4 प्लस I4 इंटू R4, ये ध्यान रखना है। ये फोर्थ वाले I4 निकालना है, उसके लिए अपन सोल्व कर रहे हैं। ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, आवेशित होना, आवेशित होने की समीकरण, ये निरावेशित होने के लिए हमने प्राप्त किया। ठीक है, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ डायग्राम से, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये तीनों सेल इसमें क्या हो रहे हैं डिस्चार्ज हो रहे हैं, मैंने इस सेल को विपरीत क्रम में जोड़ दिया, इसलिए ये चार्ज अपने लिए क्या हो रहा है अब चार्ज हो रहा है। ये निरावेशित हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है, मतलब आवेशित हो रहा है। तो डिस्चार्ज के लिए, निरावेशित के लिए हम समीकरण उपयोग करते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर, और चार्ज के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं V इक्वल टू E प्लस आई आर। तो यहाँ पर हम चार्ज वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, V इक्वल टू E4 प्लस I4 R4। ये इधर जाएगा V माइनस E4 बन जाएगा,
इक्वल टू आई फोर इंटू आर फोर। तो अब समझ में आ गया होगा, आई फोर इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, वी अपॉन आर फोर माइनस ई फोर अपॉन आर फोर। ठीक है, तो v कितना है 8/17, आर फोर कितना है 1, माइनस वही E4 मतलब 1/1। तो I4 इक्वल टू 8/17 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 8 माइनस 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 17 अपॉन 17। तो ये क्या आएगी माइनस में, ये धारा किस में आएगी माइनस में, माइनस में 9/17 एम्पियर। तो धारा कभी माइनस में नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। धारा ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये जो ऊपर वाली तीनों जो धाराएं प्रवाहित हो रही है ना, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में ये वाली धारा प्रवाहित हो रही है। और ये सही भी है, देखो तीनों इधर प्रवाहित हो रही है तो ये इधर प्रवाहित होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आप चाहो चेक कर सकते हो, कुल धारा निकाल कर देख लेना। ठीक है, तो 9 दूनी 18/17। ठीक है, ये अपने पास में धारा प्रवाहित हो गई थी टोटल कितनी 2/17 एम्पियर। तो बच्चों ये यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट हमने I1 निकालना सीख लिया, I2 निकालना सीख लिया, I3, और किस तरीके से हमने एक विपरीत क्रम में सेल को जोड़ा और हमने I4 प्राप्त किया यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिश्रित संयोजन को समझेंगे कि किस तरीके से अगर श्रेणी क्रम संयोजन और मतलब और समांतर क्रम संयोजन सब एक साथ कंबाइंड हो, ठीक है, तब हम उसमें किस तरीके से धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वोल्टा प्राप्त कर सकते हैं, सेलों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना, मिश्रित संयोजन वाला सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। मिश्रित संयोजन ये सिलेबस आरबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये है नीट जेई मेन के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं एक बार समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन में क्या होता है कि कुछ सेल जो है वो श्रेणी क्रम में और उनके साथ में समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए। ठीक है, तब उनको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है ना। एक अभी फटाफट ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अपने पास में कुछ सेल है, ठीक है, और वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये जैसे ये सेल है, ठीक है, इनके आंतरिक प्रतिरोध भी है। मैं एक बार इनको बना देता हूँ अच्छे से। ये सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध, सब आइडेंटिकल सेल है मान लो, मतलब आदर्श सेल आर। फिर एक सेल और जोड़ देते हैं ई आर, ऐसे मानकर चलो एन सेल यहाँ पर जुड़े हुए हैं इसमें आर। एन सेल यहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है, ये एन सेल है। इसी तरीके से ये एन सेल इसी तरीके से एम पंक्तियों में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है। पंक्तियाँ कितनी हैं इसमें, एम पंक्तियाँ हो गई। ऐसे ही ये और जुड़े हुए हैं, एम पंक्तियाँ हैं, ई आर ई आर ई आर। ये तो दो पंक्ति हुई। पंक्तियाँ कितनी हो सकती है, ऐसे एम पंक्तियाँ हो सकती है, ये एम पंक्तियाँ हैं ऐसे। आर ई आर ई आर। और फिर क्या जोड़ देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये लीजिए, क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो अपना मिश्रित संयोजन का जो पॉइंट है या जो टॉपिक है वो क्या है यहाँ पर, कि यदि एन सेल श्रेणी क्रम में, एन सेल
श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जुड़े हो, जुड़े हो तथा तथा ऐसी पंक्तियों की संख्या m हो, ऐसी पंक्तियों की संख्या m हो। ठीक है, ये सिचुएशन हो अपने पास में भाई, ये तो n सेल यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं, ये टोटल n सेल है, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं क्या, m सेल जुड़े हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? अब आप क्या करोगे, आपसे क्या पूछा जाए, इक्विवेलेंट बताओ, पहला पॉइंट इक्विवेलेंट बताओ। आपसे पूछा जाए आर इक्विवेलेंट बताओ। आपसे पूछा जाए आई बताओ, प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। आपसे पूछा जाए कुल सेलों की संख्या बताओ, सेलों की संख्या बताओ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाए। बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, देखो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। एक बात बताइए, आप ये जानते हो कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये बताओ इसका, एक मिनट, इसका मैं यहाँ पर एक को लेकर सोल्व कर रहा हूँ, एक पंक्ति को हम सोल्व करेंगे। ये बताइए इसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, बताओ, इसका इक्विवेलेंट बताओ आप। सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सब सेल समान है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट 1 कर देता हूँ, पंक्ति नंबर 1 क्या होगा बताओ, एनी। यही होता है, समांतर में तो नहीं है ना ये तो सब इस पहली पंक्ति के सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एनी हो गया कि नहीं। और इसका आर इक्विवेलेंट बताओ बच्चों क्या है, एन आर। बोलो, ये बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब इस इक्विवेलेंट का एनी होगा, एन आर होगा। आप चाहो तो अलग परिपथ बनाकर इसको हल कर सकते हो, देखो बहुत ही आसान है ये। मैं अब इस एक एक, जैसे अपन संधारित्र में संयोजन में कोई भी संयोजन को सोल्व करते हैं तो अपन उनका तो एक वापस से तुल्य परिपथ बनाते हैं, वैसे हम यहाँ पर इनका भी तुल्य परिपथ बना सकते हैं। देखो इस तरीके से, है ना, ये लीजिए, ये तुल्य पहली पंक्ति का तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल आ गया, कितना आ गया, एन आ गया, और उसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या आ गया, कितना, एन आर आ गया। फिर ऐसे एक और पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति, उसका भी क्या होगा, एन ई होगा। क्लियर? और आंतरिक प्रतिरोध एन आर आएगा। ठीक है, ऐसे ही एन तक चलेगा, एम तक चलेगा। ठीक है, और उसका भी तुल्य विद्युत वाहक बल एन ई होगा, और ये एन आर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये एम जुड़ा हुआ है, अब यहाँ तक एम तक जुड़ा हुआ है। अब आप जानते हो जब ई ऐसे बहुत सारे सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, सबके विद्युत वाहक बल समान होते हैं, तो बताओ वो क्या होता है, ई होता है। चेक किया था हमने समांतर क्रम संयोजन में, सब सेल के विद्युत वाहक बल समान है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल केवल एक सेल के बराबर होता है, और एक सेल का यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, यहाँ पर एनी। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, एनी, ओनली क्या होगा, एनी। ये ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो सेकंड, अब यहाँ पर कितने ऐसे एन आर वाले ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं कहाँ तक, एम तक, एम तक जुड़े हुए हैं। तो इसका मुझे आर इक्विवेलेंट बताना हो तो एन आर अपॉन क्या लिखना चाहिए, एम। जैसे उसमें क्या लिखते थे, आर अपॉन एन, है ना, आर मान के प्रतिरोध एन तक समांतर क्रम में जुड़े हुए तो क्या लिखते हैं, आर अपॉन एन। यहाँ पर एन आर के एम तक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो एन आर अपॉन एम। थर्ड क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया होगा अब आपके लिए, आप समझ रहे होगे कि ये तो बहुत क्लियर है। अब आई इक्वल टू अपन जानते हैं इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आया, एन ई अपॉन आर, प्लस आर इक्विवेलेंट कितना आया, एन आर अपॉन एम।
सोल्व करो एलसीएम लेकर, यह एम एलसीएम आ जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो ऊपर तो क्या बन गया एम एन ई, ठीक है, नीचे क्या बन गया एम आर प्लस एन आर, ये लो, ये आ गई कुल धारा। बहुत ही आसान है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका, चौथा पॉइंट क्या आता है इसका, सेलों की कुल संख्या। सेलों की कुल संख्या तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो भाई, एक पंक्ति में कितने सेल हैं, एन सेल जुड़े हुए हैं तो एम टोटल, ऐसे एम पंक्तियों में कितने सेल हो जाएंगे, एम से इंटू कर देंगे सेलों की संख्या, और वो क्या होगी एम एन, ये लो, ये सेलों की संख्या आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लिया आज हमने, और अच्छे पॉइंट भी थे ये। नीट जेई के लिए ये लास्ट वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई मेन में नीट के लिए ऐसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे अब विद्युत शक्ति वाला, और इसके साथ में ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करेंगे। अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल बन रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं, तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है तो आप वो मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता देना कि कौन सा किसका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है किसका, जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।